चलिए, हम लोग टेस्ट सीरीज शॉर्ट टेस्ट सीरीज जो पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है क्विक सीरीज। और क्विक सीरीज जो होता है एकदम शॉर्ट क्विक सीरीज पढ़ेंगे और मैटर ज़्यादा रहेगा। इसमें पीसीएस 2025 में जितने भी पेपर में आए सारे इसमें सम्मिलित रहेंगे और 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा। ठीक है, 2 घंटे में समाप्त पूरी तरह से हो जाएगा। आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा बाहर न आएगा। ठीक है, जो आप 1 साल 2 साल से जो भी तैयारी कर रहे हैं एकदम इसका एकदम मेच्योर जो होता है 1 घंटे से 2 घंटे के वीडियो में आपको एकदम मेच्योर क्लासेस मिल जाएगा, जिससे आप बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला एकदम क्वेश्चन पढ़ेंगे, संविधान के निर्माण से हम शुरू करते हैं। आप सिर्फ देखते जाइएगा डेट वाइज क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है। अब यहाँ पर देखते रहेंगे हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान की मांग के लेकर के क्या था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया संविधान की मांग 1934 में एम राय ने सबसे पहले रखी थी। 1935 में कांग्रेस के द्वारा रखी गई थी। देखिए, हमने कहा कि पीसीएस 2025 में क्विक सीरीज 60 क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन संविधान से पूछा जाएगा तो आप हमें अनसब्सक्राइब करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि अब इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। 1935 में कांग्रेस के द्वारा, 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जो होता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की गई। 1940 में लिथको द्वारा अगस्त ऑफर दिया गया था। संविधान सभा की मांग मान ली गई थी 1940 में, और लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो होता है इसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे संविधान सभा की बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे संविधान सभा की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक जो होता है 211 सदस्य उसमें उपस्थित हैं। आप सिर्फ 211 60 क्यों सीरीज चल रहा है, बस इतना। 13 दिसंबर 1946 को जो होता है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प पारित किया था, उद्देश्य द्वारा संकल्प हुआ। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था। उद्देश्य जो था बाद में प्रस्तावना बना था। ठीक है, और समितियां कितनी थी, 8 प्रमुख थी, 13 लघु समिति। ठीक है, 8 प्रमुख समितियां थी, 13 लघु समिति थी। इसमें हम देखेंगे क्या क्या कैबिनेट मिशन योजना में देख लेंगे क्या है। कैबिनेट मिशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैबिनेट मिशन योजना में 1945 में ब्रिटेन ने इसे स्वीकार कर लिया था। 1946 में भारत में आया और पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के 2 सदस्य भी थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये देखिए, ये कैबिनेट मिशन योजना बार बार पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुने, आप अस्थाई दिमाग से सिर्फ रिपीट करेंगे। जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उस पर सिर्फ फोकस करेंगे, रिपीट करेंगे। इससे बाहर एक नहीं आएगा। 1.5 घंटे में 1 से 2 घंटे में वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। पूरा सिलेबस आपका कवर कर देंगे। आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास 6 दिन का समय है, एकदम कवर करेंगे। सारे वीडियो को देखेंगे, आप पूरा क्वेश्चन एकदम सिमट देंगे, एकदम एक जगह हम लोग सिमट देंगे। आप देखेंगे इसमें क्या 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 कैबिनेट मिशन योजना में देखेंगे हम लोग। टोटल जो थे 389 सीटें थी, 296 जो होता था इस सीट्स जो थी इलेक्टेड थी, और 93 सीट जो होता था नॉमिनेटेड थी। ठीक है, इलेक्टेड कितने थी 296 और नॉमिनेटेड कितनी थी 93 मतलब देसी रियासत से थी। 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थी। 296 में से 292 जो थी वो जो था गवर्नर के शासन के वाले प्रांत थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी शासन के प्रांत थे। इसमें देखेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। ठीक है, समुदायों का विभाजन 3 भागों में हुआ था, मुस्लिम, सिख और सामान्य थे। 10 लाख पर जो था 1 सीटें जो था बांटी गई थी। चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में इसका चुनाव हुआ था। ठीक है, परिणाम क्या निकल कर के आया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। परिणाम जो निकल के आया 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। 208 पे कांग्रेसी विजय रही, 73 मुस्लिम लीग के पास गया, 15 अन्य थे। विभाजन के बाद सीटें जो होता 299 रह गई थी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, ये तो आपका हुआ। प्रमुख जो होता है इसमें देखेंगे समिति, हम देखेंगे समितियां 2 थी। ठीक है, एक हमने बताया कि 8 प्रमुख समितियां थीं, 13 जो होता लघु समितियां बनाई गई थी। उसमें लघु या गौड़ समितियां बोला जा सकता है, और अब प्रमुख समितियां जो होता बोला जाता। अब इसमें देखेंगे प्रमुख समितियों में कौन कौन थे, बस इसमें जानेंगे। तुरंत आप आंसर देखेंगे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति के नियम राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति की जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल। नोट करेंगे, ठीक है।
आगे देखेंगे संविधान संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को, राज्य समितियां जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। ठीक है, अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें लघु समिति की बात करते हैं हम लोग कि लघु या गौड़ समिति में कौन कौन थे, इसमें देख लीजिएगा। संविधान सभा के कार्यों की समिति जी मावलंकर को सौंपी गई थी। नागरिकता पर तदर्थ समितियां यस परंचरी बनाए थे। प्रेम गैलरी समिति उषानाथ सेन, नोट करेंगे, प्रेस से गैलरी समिति जो था उषानाथ सेन पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, और देखेंगे क्रेडिटलेस समिति जो होती थी आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर को दिया था। व्यवसाय समिति का आदेश के मुंशी थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मुख्य आयुक्तों प्रांतों समिति B.R. प्रताप सीतारमैया के। ठीक है, और सदन समिति भी जो होता है इन्हीं को दी गई थी, प्रताप सीतारमैया को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समितियां एस बरदाचारी को दी गई थी। वित्तीय प्रावधानों की विशेषज्ञ समितियां नालिंदनी रंजन सरकार को दी गई थी। संविधान के मसौदा जांच की विशेष समितियां जवाहरलाल नेहरू थे, इम्पोर्टेंट है। भाषाई प्रांतों के आयोग एस के धर थे। ठीक है, एस के डार थे। ठीक है, नोट करेंगे, भाषाई प्रांतों के आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, एस के डार थे। राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। तो ये जो होता है याद रखिएगा। हाँ, नालिनी रंजन सरकार को थोड़ा याद रखेंगे, और जो होता था और सेन को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों उषानाथ सेन को याद रखेंगे। प्रेस गैलरी समिति, ये क्वेश्चन 2 पूछा गया था बहुत ज़्यादा। अब देखेंगे, ये तो समितियाँ थी। अब देखेंगे हम लोग कार्य क्या था। पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां जो पीसीएस में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। कॉमनवेल्थ के सदस्य कब भारत बना था, मई 1949 को। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मई 1949 को। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान जो था रचित किया गया था, जनगण मन को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या कार्य हुआ था देख लीजिए। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या चीज़ घटनाएं घटी थी, इस पर फोकस करिएगा। पहला काम हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित राष्ट्रगान है जनगण मन को अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित जो होता राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। संविधान का 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान में कितने, 284, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। आखिरी बैठक थी। 284 सदस्यों में संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से कितनी, 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं, 15 महिलाएं थीं। ये आप याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 की इतनी सारे घटनाएं को याद रखिएगा आप। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट कार्य की बात करते हैं। संविधान निर्माण के समय कार्य की बात करें, संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कानून निर्माता, याद रखिए संविधान निर्माता है। अब कानून निर्माता पूछेगा तो अध्यक्ष जीबी मावलंकर कानून निर्माता में। ठीक है, और उसमें उपाध्यक्ष 2 लोग थे, बीटी कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, और कानूनी सलाहकार पूछेगा तो बी.एन. राव। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया, पीसीएस समीक्षा अधिकारी सब में पूछा गया था कि कानूनी सलाहकार कौन है, बी.एन. राव हैं। ठीक है, मुख्य ड्राफ्टमैन पूछा जाता है तो एस.एन. मुखर्जी। ठीक है, मुख्य ड्राफ्ट, नोट करेंगे, ड्राफ्ट्समैन कौन थे, एस.एन. मुखर्जी थे। तो ये कार्य के ये लोगों को याद रखेंगे आप। ठीक है, अब देखेंगे, आगे देखेंगे हम संविधान के बारे में देख लेते हैं। देखेंगे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन लगा था, लेकिन कभी कभी विकल्प में 18 दिन देता है तो आप 18 दिन मारेंगे। अगर 18 दिन नहीं देता तो 17 दिन देगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या अपनाया गया था, नागरिकता, चुनाव और अनंतिम सदस्य। नोट करेंगे, अनंतिम संसद। ठीक है, कुछ प्रावधान लगाए गए थे इस पर। हो गया, आगे देखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था संविधान को। प्रतीक क्या थी, हाथी। नोट करेंगे, प्रतीक क्या थी, हाथी। सजावट किसने किया था संविधान के, नंदलाल बोस, बेहोर राम मनोहर सिन्हा। बेहोर राम मनोहर सिन्हा इसकी सजावट की थी। संविधान का सजावट किसने किया था, नोट करेंगे, संविधान के सजावट पूछता है नंदलाल बोस, बेहोर राम मनोहर सिन्हा। सुलेख किसने किया था, मतलब लिखा कितने थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अंग्रेजी में लिखे थे, हिंदी में पूछेगा तो बसंत कुमार वैद्य। नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा अंग्रेजी में लिखे थे, बसंत कुमार वैद्य जो होता है हिंदी में लिखे थे। ठीक है, सभी अभी क्वेश्चन जो होता कहीं से नहीं क्वेश्चन छूटा जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। महत्वपूर्ण प्रारूप जो होता देखेंगे, ड्राफ्टमैन। पहला ड्राफ्टमैन जो था, पहला ड्राफ्ट हुआ था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946। फिर 10वां याद रखेंगे आप,
6 से 17 अक्टूबर 1949। फिर ग्रामा याद रखेंगे 4 नवंबर से लेकर के 14 से 26 नवंबर 1949। और अंतिम ड्राफ्ट बहुत याद रखेंगे। ये ग्रामा और अंतिम बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रारूप जो होता है कब पारित हुआ था, तो 4 नवंबर 1948, ठीक है। बंगाल निर्वाचन के क्षेत्र से कौन थे, भीमराव अंबेडकर द्वारा, नोट करेंगे। बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से कौन चुने गए थे। अब कभी कभी पूछा तो भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचन हुए थे, बंगाल से, नोट करेंगे। भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे, बंगाल से। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। आगे देखेंगे प्रारूप समितियाँ, जिसमें 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। सदस्य याद रखिएगा, पूछा जाता है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्र के स्थान पर, नोट करेंगे, बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवन राय जो थे, और डी पी खेतान की जगह जो होता टी टी कृष्णामाचारी आ गए थे। एक लोगों की तबीयत खराब हो गई, एक लोग क्या हुई, मृत हो गई थी, ठीक है। तो डी पी खेतान की जगह कौन आएंगे, टी टी कृष्णामाचारी आ गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट रखे जाएंगे, ठीक है। और ये डेट याद रखिएगा, PCS में पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आगे चलेंगे। ये हुआ आपका संविधान का निर्माण में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप अपने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जो होता है प्रस्तावना और सूची, नोट करेंगे, प्रस्तावना और अनुसूचियाँ। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना और अनुसूचियों के बारे में। चलिए पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, संविधान का स्रोत जो होता है, संकल्पना USA से की गई थी, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, नोट करेंगे। संविधान में जो होता है प्रस्तावना की बात करते हैं, तो इसकी संविधान का जो स्रोत है, हमने संकल्पना कहाँ से ली थी, USA से, ठीक है। लेकिन जो होता भाषा हमारी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया की थी। उद्देश्य संकल्प को संशोधित रूप माना गया था। 22 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो होता लागू कर दिया गया था हमारा, ठीक है। व्यक्तित्व पारित की बात करते हैं। संविधान की पहचान पत्र N.A. पलकीवाला के द्वारा मिला था। संविधान का पहचान पत्र किसके द्वारा मिला, N.A. पलकीवाला, नोट करेंगे, N.A. पलकीवाला। संविधान की कुंडली जो होता K. मुंशी के द्वारा, ठीक है। जो व्यक्ति भी संविधान की कुंडली जो होता, प्रस्तावना को किसने कहा था, K. मुंशी। संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था, N. पलकीवाला ने कहा था, ठीक है। संविधान मुख्य सिद्धांत जो होता प्रस्तावना में, अर्थात अस्टनबर्गर के द्वारा, ठीक है। घटक की बात करते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। इसमें घटक में 3 चीज़ें याद रखना। प्राकृतिक में देखेंगे, ये समीक्षा अधिकारी PCS से पूछा गया। प्रकृति इसकी कैसी है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य या गणतंत्र, ठीक है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। उद्देश्य की बात करिए तो 3 थे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। ये भी क्वेश्चन PCS में पूछा गया, ठीक है। न्याय तो कहा था कितने प्रकार के न्याय बात करिए, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, आस्था और विश्वास। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की स्वतंत्रता स्थिति और अवसर, और 1 बंधुता, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ संशोधन हुए थे, वो संशोधन देखेंगे। केवल एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो होता है संवैधानिक संशोधन हुआ, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्या शब्द जोड़ा गया था इसमें, सत्यनिष्ठता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। सत्यनिष्ठता को कभी कभी जो होता है क्या जोड़ा कहा जाता है, अखंडता, ठीक है, क्या, अखंडता, ठीक है। सत्यनिष्ठा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द जो होते जोड़े गए थे, ठीक है। इस प्रस्तावना में कुछ मामले थे, मामला आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि PCS का सबसे मुख्य विषय मामला ही देखा जाता है, ठीक है। पहला है बेरूवरी यूनियन मामला, 1960 में है। उन्होंने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
किसने कहा था? बेरोगारी यूनियन मामला 1960 में। फिर इसके बाद जो होता है अगला मामला है केशवानंद भारती मामला 1973। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन याद रखेंगे। केशवानंद भारती मामला 1973 में संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फैसले को पलट सकता है। ठीक है, न्यायाधीशों की अधिक पीठ की आवश्यकता होती है। 13 न्यायाधीश उपस्थित थे, अब तक जो था सर्वाधिक जो था इस मामले में जो होता है केशवानंद भारती मामले में जो अब तक जो था सर्वाधिक जो था न्यायाधीश अगर उपस्थित थे तो केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, 13 न्यायाधीश जो होते थे उपस्थित थे इसमें, इस मामले की सुनवाई करने के लिए। नोट करेंगे। LIC मामला केशवानंद भारती केस की पुष्टि की थी। ठीक है, केशवानंद भारती केस की जो था पुष्टि की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये मामले थे आपके। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम पहले ऊपर देख लेते यहाँ पर कि जो होता है संविधान के स्रोत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया पर थोड़ा सा देखेंगे, इसमें स्रोत में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा था अधिनियम 1935 का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे अधिक पड़ा था? 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, गलती अब नहीं करेंगे। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, PCS, राज्यपाल के अधिकारी, संघीय योजनाएं, ये जो होता 1935 से लिए गए। ठीक है, आगे देखेंगे। यूके से क्या क्या लिए गए? सरकार की संसदीय स्वरूप, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, कानून का प्रशासन, रीट, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनी संसद। देख लीजिए। ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, कानून का शासन, रीट्स, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनी संसद। ठीक है, USA से क्या लिए गए? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, ये दो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा, कानून के समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया, आर्टिकल 61, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अर्थात USA के संविधान से। आगे देखेंगे। कनाडा से क्या लिया गया है? संघवाद, केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति केवल केंद्र के पास होगी, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है केंद्र के पास चली जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये जो होता है कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, 2 सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये चारों बहुत इम्पोर्टेंट है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, 2 सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, कैसे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नंबर, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। जर्मनी से क्या लिया गया? राष्ट्रपति की शक्ति, आपातकाल, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। आगे देखेंगे। रूस के अर्थात USSR से मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य USSR, न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात। और पंचवर्षीय योजना किससे लिया गया? रूस से लिया गया। ठीक है। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। और गणतंत्र प्रणाली। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया? कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, अब चलते हम लोग अनुसूचियों की बात करते हैं। अनुसूची की बात करें
चलिए देख लेते हैं। क्षेत्र में विस्तार के अधिकार, प्रलब्धियां, प्रतिज्ञान और शपथ पहले अनुसूची में, क्षेत्र और विस्तार के अधिकार दूसरे में, प्रलब्धियां तीसरे में, प्रतिज्ञान और शपथ चौथे में, राज्यसभा की सीटें पाँचवें में, अनुसूचित क्षेत्र छठे में, अन्य अनुसूचित क्षेत्र कौन है छठा अनुसूची में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। नोट करेंगे, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय छठी अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, इनके लिए विशेष दर्जा है। संघीय प्रावधान के मामले में पूरे संविधान के द्वारा पालन किया जाता है। अब देखेंगे ये संघीय संविधान में देख लीजिए कौन कौन से संघीय, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये इसको हम जो होता है आपको आगे जो होता है एक सीरीज दे देंगे तो आप समझ जाएंगे कौन समवर्ती सूची में है, कौन राज्य सूची में है, कौन से संघ सूची में। ठीक है, कौन सा संघ सूची में इसको जो होता रखा गया है। चलिए पहले देख लेते हैं। तो ये अनुसूचियाँ याद रखिएगा। ठीक है, इतने 8 भाषाओं के बारे में देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषाएं देखेंगे, मूलतः 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाएं थी। जब संविधान लागू हुआ तो अनुसूची 8 में 8 नोट करेगा, अनुसूची 8 पढ़ रहे हैं, अनुसूची 8 में राजभाषाओं की चर्चा की गई है, जिसमें से 14 पहले, वर्तमान में 22 है, लेकिन मूलतः 14 थी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जो होता है जोड़ा गया। आगे देखेंगे 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया था। 92 संवैधानिक संशोधन के द्वारा, देखिए 92 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी कभी भूल जाते हैं कि 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों है। ठीक है, और 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, और 96 संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो था 96 संविधान संशोधन हुआ था तो उड़िया को जोड़ा गया था। ठीक है, उड़ीसा को उड़िया कहा गया था। ठीक है, और आगे देखेंगे अनुसूची 9 में देखेंगे हम भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संवैधानिक संशोधन 1991 में हुआ था। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं जो था अनुसूची दल बदल है। ठीक है, 52 संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं जो होता है पंचायतीज है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 12वीं जो होता है नगर पालिका है, जो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो गया है आपका ये संवैधानिक संशोधन, अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है, कहाँ कहाँ से लिया गया था, संविधान के स्रोत हो गए, आप देखेंगे प्रस्तावना हो गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो ये एक क्या हुआ, एक समाप्त हो गया, प्रस्तावना और अनुसूचियाँ समाप्त हुई। अभी देखेंगे 6-7 पार्ट में पूरी तरह से हम समाप्त कर देंगे। भाग 1 और 2 का हम प्रावधान 1 में करेंगे। ठीक है, देखेंगे। चलिए भाग 1 के पहले बारे में हम चर्चा करते हैं, संघ राज्य और उसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे। चलिए पहले देखते हैं भाग 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, संघ और राज्य, संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में। ठीक है, राज्य और क्षेत्र के निर्दिष्ट के बारे में वर्णन किया गया है। भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का क्षेत्र जो था राज्यों के क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, ये भारत का क्षेत्र में होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे, राज्यों के क्षेत्र शामिल होंगे। प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है वो शामिल होंगे, और अन्य क्षेत्र जिनका जो था अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक, वो शामिल होंगे। जल्दी अधिग्रहण किया जाएगा पीओके को। ठीक है, बहुत जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना है। संसद कानून संघ में प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 2 में कहा गया संसद जो था कानून के द्वारा संघ में जो था प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात करेंगे, नए राज्यों का गठन मसौदा राज्य और सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है संसद। ठीक है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकती है। राज्यों के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यह आर्टिकल 3 में याद रखिएगा। ठीक है, प्रावधान की देखेंगे कैसे प्रावधान होगा इसमें।
राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, संसद पर नहीं, सलाहकार प्रकृति की होती है। ठीक है। बिलों में नई दिल्ली जो होता है आगे रहेगी। सुझाव के विशेष रूप के दर्जा देंगे कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 4 देखेंगे, आर्टिकल 4 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून को आर्टिकल 4 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 अनुसूची 1 और 2 में संशोधन करके अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 368 के तहत संशोधन के रूप में आर्टिकल 1 और 3, आर्टिकल 1 अनुसूची 1 और 2 को संशोधन नहीं माना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया था कि कौन सा 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यही 2 अनुसूचियाँ नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही जो होता है ये तब लागू होता है जब एक क्षेत्र के बाहर के अंदर एक जोड़ा जाता है, 2/3 बहुमत उपस्थिति और मतदान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे देखेंगे 1959 में और 2014 में बेरुबारी यूनियन मामला। भारतीय क्षेत्र यदि किसी विदेशी क्षेत्र को देना हो तो धारा 368 लागू होती है। नोट करेंगे, अगर भारतीय क्षेत्र को यदि किसी विदेशी क्षेत्र को देना है तो वहाँ पर धारा कौन सा 368 लागू होगी। 2014 में भारत बांग्लादेश के समझौता हुआ था। 100वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश को दिया गया था। साधारण बहुमत के द्वारा जो था बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत से। ठीक है, तो नोट करेंगे, कुछ बांग्लादेश को दिया गया था, कुछ बांग्लादेश से जो था हिस्सा लिया गया था। ठीक है, 2014 में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका आर्टिकल 1, 2, 3, 4 भाग 1। अब देखेंगे भाग 2 की बात करते हैं। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे, पहले नागरिकता का देख लेंगे। भाषाई आयोग जो था, आयोग जो होगा पहले इसमें देख लेंगे। भाषाई आयोग में राज्यों का गठन पहले देख लेते, राज्यों का गठन देखेंगे तब नागरिकता चलेंगे। राज्यों के गठन में देखेंगे, पूरी तरह से 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का राज्य बनाया गया था। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश कब राज्य बना था? देखिए, पूरी तरह से राज्य जो होता 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश पहले जो था राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। भाषाई आधार पर, भाषाई प्रावधान के आयोग की बात करते हैं हम लोग। भाषाई आधार 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय, 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर। देखिए, तीनों याद रखेंगे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 1972 एक साथ राज्यों का गठन हुआ था। किसका किसका? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 1972 में तीनों राज्यों को एक साथ गठन किया गया था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सिक्किम। सिक्किम बहुत इम्पोर्टेंट है, 1975 में बना। पहले ये कौन था? चोग्याल राजवंश का शासन था। सिक्किम में किस वंश का? पीसीएस में पूछा गया था, सिक्किम में किस वंश का शासन था? कौन सा वंश का शासन था? पहले जो था चोग्याल राजवंश का शासन था। एसोसिएट स्टेट अनुच्छेद 2A 35वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में जो था सिक्किम को बनाया गया था, मतलब अर्ध राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा जो था 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 में मिला था। ठीक है, अनुच्छेद 2A 35वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो होता 1974 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था, अर्ध राज्य का। और 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा 1987 में यूटी राज्य अर्थात संघ शासित प्रदेश बना। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा मिल गया था इसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, मिजोरम 1987 में। इसको आप पूरी तरह से, ठीक है, नोट्स कर लीजिए, पूरी तरह से जो था इसे नोट्स करिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, हमने कह दिया, तो आप बस इतना ही जान लीजिए कि कह दिया। ठीक है, आगे देखेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2 जो था नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जो होता है नागरिकता अधिनियम 1955 को थोड़ा सा देखेंगे।
नागरिकता अधिनियम 1955। चलिए, अधिग्रहण करना, जन्म से शालीनता से भारत के बाहर पैदा हुए लेकिन भारतीय नागरिक हैं। पंजीकरण के द्वारा मूल भारत जो होता है, भारत में 7 वर्ष से निवास कर रहे हैं। ठीक है, प्रकटीकरण मूल भारत का नहीं बल्कि भारत में रहने वाले 12 वर्ष से रह रहे होंगे। ठीक है, प्रदेशों के समावेश से जो होता है, तो 5 तरह से हम इसे नागरिकता दे सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं जन्म से। ठीक है, ये देखेंगे 5 तरह से नागरिकता होगा। ठीक है, खोना, 3 प्रकार से नागरिकता खो सकते हैं, 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं भारत में नागरिकता, 3 प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है, खो जा सकती है। त्याग करके अर्थात स्वयं की इच्छा से, समाप्ति द्वारा बिना सूचना दिए स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो समाप्त कर दिया जाएगा आपकी नागरिकता। अभाव के द्वारा दस्तावेज खराबी, भारत के साथ युद्ध में शत्रु के देश की सहायता कर रहे हैं तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो 5 प्रकार की नागरिकता भारत में ग्रहण कर सकते हैं, 3 प्रकार से नागरिकता त्याग सकते हैं। ठीक है, त्यागा जा सकता है। आगे देखेंगे, भाग 2 में है नागरिकता का प्रावधान। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, हम इसमें देखेंगे संसद द्वारा विनियमित होता है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। अनुच्छेद 5 में संविधान से के प्रारंभ में नागरिकता और अधिवास अनिवार्य होना चाहिए, 2 चीज़। ठीक है, 5 में इसमें से कोई एक होना चाहिए, भारत में जन्मा हुआ हो या भारतीय मूल के माता पिता में से कोई एक हो या जो कोई कम से कम 5 वर्षों से सामान्य निवासी हो, तो जो होता है आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता इन्हें स्वयं मिलती है। ठीक है, आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार हैं। आर्टिकल 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान करता है। आर्टिकल 9 में स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नागरिक नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल 9 में कहा गया अगर आपने स्वेच्छा से किसी विदेशी की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकार जारी करना। आर्टिकल 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। ठीक है, कहने बिना विधि के नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, ये कानून बनाता है संसद। तो ये नागरिकता के बारे में, तो इतनी चीज़ें नागरिकता में पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें नागरिकता में चर्चा नहीं की गई है। अब हम चलते हैं, हेडिंग डालेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार की चर्चा। चलें, पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, पहले हम पढ़ते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक जो होता है मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। हेडिंग डालेंगे मौलिक अधिकार। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं होते हैं लेकिन योग्य हो, अर्थात बहुत सीमित हैं। मौलिक अधिकार अनुल्लंघनीय नहीं है, अर्थात अस्थायी भी नहीं है। मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय संगत होते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। आर्टिकल पहले ये अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 19F। ठीक है, PM मोरारजी देसाई थे जिस समय हटाया गया था। अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। संपत्ति के अधिकार जो होता है किसके शासनकाल में, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हटाया गया था, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन पूछा गया था मोरारजी देसाई के। ठीक है, आर्टिकल 12 में की बात करें, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। 12 में राज्य सरकार, सरकार, संसद, सरकारी निकाय, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी की जो होता है परिभाषा दी गई आर्टिकल 12 में। ठीक है, आर्टिकल 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के साथ असंगत या विवादास्पद है उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, कहा गया कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के असंगत है अर्थात विवादास्पद है उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। आर्टिकल 13 में कहा गया, आर्टिकल 13 में कहा गया। आर्टिकल 14 में देखेंगे, 14 से अधिकार है समानता का अधिकार है। ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7वां जो था हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में नोट कर लेंगे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बनेंगे। उनमें से पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18 है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा बस। आर्टिकल 14
कानून के समक्ष ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगर कानून के समक्ष, कानून के समान संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 14, तो कानून के समक्ष ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अपवाद राष्ट्रपतियों, विधायकों, सांसदों के नागरिक मामलों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपतियों, विधायकों या सांसदों को नागरिक मामलों पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में स्थिति में समानता लिंग, नस्ल, जात, ठीक है, धर्म, जन्म स्थान के भेदभाव पर खिलाफ अधिकार करता है। ठीक है, खिलाफ आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी पर। ठीक है, लिंग पर भेदभाव नहीं करेंगे, नस्ल पर भेदभाव नहीं करेंगे, जात पर, धर्म पर, जन्म स्थान पर, ये किसी से भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 15 रोकता है। ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया? सार्वजनिक रोजगार में समानता। सार्वजनिक रोजगार में समानता, सबको अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं कहेगा कि ये कार्य आप करिए, कार्य आप करिए, इसको आप कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। सार्वजनिक रोजगार में समानता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सबको अवसर मिलता है। आर्टिकल 16 क्लाउज 4 में पदोन्नति, नियुक्ति में आरक्षण, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, समानता, अगर पदोन्नति और नियुक्ति में आरक्षण मिलता है तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मामले बालाजी बनाम मैसूर राज्य, इस पर झगड़ा हुआ। देवदासन बनाम भारत संघ के मामले चले थे। इसमें इंदिरा साहनी केस 1993 में चले थे। ये मामले जो होता है इसी पर समानता के अधिकार को लेकर के इन पे मामले बहुत दर्ज हो चुके हैं। आगे चले। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, अर्थात छुआछूत की अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन की बात करता है। राज्य उपाधियों को प्रदान नहीं कर सकता, राज्य उपाधियों को प्रदान नहीं कर सकता है। अपवाद शिक्षा, सेना, महामहिम के मामले में। ठीक है, कहने का मतलब होता है अगर कोई सांस्कृतिक देना है तो दे सकता है। ठीक है, शिक्षा देना है तो दे सकता है, लेकिन जो होता सभी उपाधियां जो होता है, अब भारत रत्न देना, पद्म भूषण देना, पद्मश्री देना, अशोक चक्र देना है, ये सब जो होता पुरस्कार उपाधियां नहीं दे सकता। आर्टिकल 18 में राज्य उपाधि नहीं दे सकता। तो ये 14 से 18 तक था। अब हम देखेंगे अगला 1922 तक ले स्वतंत्रता का अधिकार। देख लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार, एक बार इस पर देखेंगे। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों का अधिकार होगा। आर्टिकल 19 के तहत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियार को इकट्ठा होना। 19 में जो होता है एसोसिएशन यूनियन को गठित किया जा सकता है। डी में जो होता है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता रूप से घूमने के लिए है। ई में जो होता है भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए अधिकार देता है। 19 जी में जो होता है किसी पेशे का अभ्यास करना, कोई व्यवसाय करना, व्यापार या व्यवसाय चला सकते हैं। ये आर्टिकल 19 में ये सारे क्वेश्चन जो होते दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बहुत सारे अधिकार हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम बता दे रहे हैं आपको। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आयोग के समय लागू कानून उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। याद रखिए, आयोग के समय जो होता है जो लागू कानून है उल्लंघन किया है उसको जो होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए एक चीज़ और है, आर्टिकल 20 कहता है कि जिस समय जो कानून प्रावधान सरकार की है उसी के तहत आप दंड दीजिए। कोई नया कानून आए तो उस पर जो था दंड नहीं मिले, क्योंकि वो उस पर नया दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसी कानून के तहत दंड मिलेगा। जिस समय अपराध कर रहा है व्यक्ति उस समय जो कानून है उसी के तहत जो होता है उसको दंड मिलना चाहिए। आर्टिकल नो डबल जियोपेट्री, अर्थात किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति को एक अपराध किया उस पर 2 बार जो होता है दंडित नहीं कर सकते, ना तो 2 बार उस पर मुकदमा चला सकते। ठीक है, कोई आत्मदोषण नहीं, किसी भी अपराध को आरोप को किसी भी व्यक्ति को खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 21 देखेंगे। अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21A में कहा गया शिक्षा के अधिकार की बात करता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, नोट करेंगे 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा की बात करता है। गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना बताए हिरासत में नहीं लिया जा सकता, नहीं रखा जाएगा। कारण बताना होगा तभी हिरासत में रख सकते हैं। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। दंडात्मक अपराध किया है या संदिग्ध निवारक, ठीक है, जो भी हो। आगे चलेंगे, ये आर्टिकल 22 हो गया। अब देखेंगे 23 और 24, 22 के बाद आर्टिकल 23 और 24 देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा आर्टिकल है, मौलिक अधिकार तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में कहा गया, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी जबरन श्रम पर रोक है। आर्टिकल 23 में अपवाद में इसे अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के लोगों को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप है। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम उम्र वाले को खतरनाक जगह पर नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24 बाल श्रम पर रोक है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 धर्म के अधिकार। ठीक है, चौथा मौलिक अधिकार धर्म की अधिकार अर्थात धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 ये पीसीएस में आरओ में दोनों जगह पूछा गया था। आर्टिकल 25 अंतरात्मा स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता और अभ्यास का प्रचार किया जा सकता है। 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता है। 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा में उपस्थित संबंध में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 26, 27 और 28। आगे देखेंगे मौलिक अधिकार। क्वेश्चन मौलिक अधिकार, पांचवा मौलिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30। छठा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30। आर्टिकल 29 में अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए प्रत्येक नागरिक को भाषा, लिपि और संस्कृति का रक्षा का अधिकार है। ये आर्टिकल 29 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा गया है। समाज के किसी भी वर्ग के प्रत्येक नागरिक को भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 30 में बताया गया शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए दी बात चर्चा की गई आर्टिकल 30 में। तो 29-30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें चलेंगे अनुच्छेद 32 देख लीजिएगा। आर्टिकल 32 रीट की चर्चा जो होता हम नहीं करेंगे, रीट की चर्चा आप जो होता पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो नोट्स भेज देंगे। अनुच्छेद 32 की चर्चा करेंगे। भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को जो होता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो होता है संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट जो होता कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो होता है रीट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि हाई कोर्ट जो होता कर सकता है। उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के समृद्ध क्षेत्र के अधिकार के व्यापक होते हैं। जो उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार है, ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय के समृद्ध क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक होता है। मतलब पावर जो होता है उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा होता है उच्च न्यायालय के पास रीट के मामले में। ठीक है, ये मैंडेमस हैबियस कॉर्पस, ठीक है, क्वांटो ओरंटो, ठीक है, प्रोविजन,
ठीक है, ये 4-5 प्रकार के रीट जो होते हैं जारी कर सकते हैं। इन 5 प्रकार के रीट को हम, ठीक है, आपको भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 देखेंगे, सशस्त्र व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति संसद के पास है। सशस्त्र व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति है। किसको दी गई है? संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ लागू होने पे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 34 कहता है जब मार्शल लॉ लागू हो गया तो मौलिक अधिकारों पर क्या कर दिया जाएगा? प्रतिबंध कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 में कहा गया कि मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आपको कानूनी जो शक्ति है वो किसके पास होती है? केवल संसद में निहित होती है, केवल संसद में निहित होती है। आगे देखेंगे, नागरिकों के उपलब्ध अधिकार कौन कौन? जो भारत के नागरिकों के 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को, ठीक है, विदेशियों को नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों को जो होता है ये अधिकार उपलब्ध होते हैं। याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, ये जो होता है भारतीय नागरिकों, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, अर्थात ये भारतीय नागरिकों को जो होता है उपलब्ध अधिकार है। अब समझ में आ गया मौलिक अधिकार, आप पढ़ लिए। क्या पढ़ें? भाग 3 पूरी तरह से समाप्त। एक बार रिपीट करेंगे वीडियो को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये हमारी गारंटी है। आगे चलेंगे भाग 4। भाग 4 में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डीपीसीपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी कानून में संवैधानिक मूल्य की जांच करने के लिए बनाया गया। किसी भी कानून के संवैधानिक प्रावधानों के मूल्यों की जांच करने के लिए डीपीएसपी की जरूरत पड़ेगी थी। ठीक है, कब से? 36 से 51 तक। आर्टिकल 36, राज्य का अर्थ, भाग 3 के सम्मान, अनुच्छेद 12 में, ठीक है, इसकी चर्चा की गई। बयान क्या हुआ था? देखेंगे, बयान पढ़ेंगे हम लोग। संविधान की नवीन विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान की नवीन विशेषता किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। संविधान की अंतरात्मा है, किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। भारत का संघवाद अर्धसंघीय है, किसने कहा था? केसी वीर ने कहा था। डीपीएसपी बैंक चेक की तरह है जो बैंक के सहपति पर देय होता है, एक प्रोफेसर केटी शाह ने कमेंट किए थे। तो भीमराव अंबेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी शाह, प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा, ठीक है, केसी वीर और प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा, इन चारों लोगों को याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा और इनका कमेंट याद रखिएगा, पूछा जाता है, इसलिए पहले ही आप सजग हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 37 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 37 में कहा गया इस भाग में निहित प्रावधानों को भी उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस भाग में कहा गया निहित जो प्रावधान हो गए किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये गैर न्याय संगत योग्य है, बस इतना जाए, गैर न्याय संगत है। ठीक है, इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जाता। आर्टिकल 37 में कहा गया, आर्टिकल 37 में कहा गया। आर्टिकल 38 में कहा गया अनुच्छेद 38 के तहत राज्य सुरक्षा संरक्षण लोगों को कल्याण के लिए बढ़ावा देगा। राज्य की सुरक्षा संरक्षण द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये भी कहा गया। आगे कहा गया राज्य द्वारा आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा। कौन? आर्टिकल 8, ठीक है, राज्य का नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कहा गया था, असमानताओं को कम करेगा। ठीक है, 38। 39 में देखेंगे अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 में आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है।
आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है, आर्टिकल 39A में कहा गया। बी कहता है समुदाय भौतिक संसाधनों को आम भलाई के लिए सर्वोत्तम तरीके से वितरित किया जाना चाहिए, ये भी कहता सही है। 39C में कहा गया आर्थिक व्यवस्था के संचालन से धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, नहीं होता, ठीक है। 39D मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुरुष और महिलाओं के दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, होना चाहिए। आर्टिकल 39B कहता है आपसे डी कि पुरुषों और महिलाओं के जो होता है समान अगर कार्य करते तो समान वेतन मिलना चाहिए। 39D मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 39E कहता है नागरिकों के स्वास्थ्य ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें सरकारी उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 39E में कहा गया, ठीक है। 39CF में कहा गया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। बच्चों के स्वस्थ तरीके से विकसित होने, स्वतंत्रता और सम्मान के अवसर सुविधाएं दिया जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने, स्वतंत्रता और सम्मान जो था के अवसर और सुविधाएं दिया जाना चाहिए, ठीक है। 39 कब जोड़ा गया था 39 को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। ये आर्टिकल 39 हुआ। आर्टिकल 39A में कुछ कहा गया, कैपिटल ए में गरीबों के न्याय सुनिश्चित करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून और योजनाएं माध्यम से मुक्त कानूनी सहायता दे सकती है। कहने का मतलब गरीबों को न्याय के लिए जो होता है सरकार जो होता है मुक्त कानूनी सहायता देगी, ठीक है। आर्टिकल 39A में ऐसा प्रावधान किया गया है। 40 देखेंगे, अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था करेगा और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। आर्टिकल 40 के तहत राज्य का नीति निर्देशक का तत्व में ये कहा गया है कि सरकार ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करेगी और उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगी। 41 में क्या कहा गया, काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 41 के तहत काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, ठीक है। अब इसमें ये भी कहा गया है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांग के मामलों में भी यही चर्चा की गई है, अनुच्छेद 41 पे ही कहा गया, ठीक है। 42 की बात करते हैं, राज्य काम की मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत में प्रावधान करेगा, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया। तो आप पढ़ें 39 से 42। अब देखेंगे हम लोग आर्टिकल 43 देखेंगे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया, जीवन यापन लायक मजदूरी सुरक्षित करना, जीवन का एक सभ्य मानक होना, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को पूरा आनंद लेना, राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी सरकार। आर्टिकल 43A में क्या कहा गया, राज्य किसी भी उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया 43 में, ठीक है। 43B क्या कहता है, अनुच्छेद 43B राज्य सरकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगी। इसे 97 संवैधानिक संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 44 पे देखेंगे, आर्टिकल 44 में क्या कहा गया, राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता की बात किस में की गई, आर्टिकल 44, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 और 45 बहुत इंपॉर्टेंट, 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 भी। 10 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क देखभाल करने का प्रयास करेगी सरकार। राज्य 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1900 नहीं। इसमें कहा गया 14 वर्ष के लिए जो होता आयु की पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। ये 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है।
याद रखिएगा। आर्टिकल 45, आर्टिकल 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया? राज्य अनुसूचित जात, जनजात और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देगा। ये आर्टिकल 46 में कहा गया। आर्टिकल 47 में कहा गया? राज्य पोषण के स्तर और जीवन स्तर पर ऊपर उठाने पर ध्यान देगा। ठीक है। राज्य औषधि प्रयोजन को छोड़कर नशीले पेय और दवाओं को सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो याद रखिएगा, राज्य होता है औषधि जो औषधि होंगे उसे प्रयोजन को छोड़ दिया जाए, नशीले पेय हो गए, दवाओं हो गए, इस सेवन पर जो होता प्रतिबंध लगाएगी सरकार आर्टिकल 47 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया? राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि और पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करेगा। ये भी पीसीएस में पूछा गया है। राज्य कृषि पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। राज्य गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं और माल ढोने वाले मवेशियों पर जो होता वध पर रोक लगाएगा। ठीक है, इनका वध नहीं किया जाएगा, रोक लगा देंगे। ठीक है, आगे चलें। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा सुधार करेगा और देश में वनों को, वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 49 राज्य कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक स्थान और वस्तु की रक्षा करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 50 राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका के अलग करेगा। राज्य जो होता है सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका को, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में 3 बार पूछा गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में राष्ट्र के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अनुच्छेद 51 में देखेंगे। 36 से 51 तक प्रावधान हमने समाप्त कर दिया, तो भाग 4 भी समाप्त हो गया। ठीक है, भाग 4 भी समाप्त हो गया। अगला भाग देखेंगे, भाग 4A मौलिक कर्तव्य। चलेंगे। मौलिक अधिकार वर्सेस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इस पे मिलाकर के बना मौलिक कर्तव्य। अब देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से, USSR से लिया गया। सरदार छोड़ सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर लिया गया था? सरदार छोड़ सिंह समिति के सिफारिश पर। 10 मौलिक कर्तव्य थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, 51 को और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 शिक्षा का अधिकार। ये मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए लागू होगा। मौलिक कर्तव्य किसके लिए होगा? केवल भारतीयों के लिए लागू होगा। ठीक है। इसमें देखेंगे हम लोग मौलिक कर्तव्य में 51A में क्या कहा गया। अनुच्छेद 51 में संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य। A में। B में उन महान आदर्शों को संयोजन, उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। ठीक है। 51B में कहा गया। 51C में क्या किया गया? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए 51C में। 51D में देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना 51D में कहा गया। 51E में क्या कहा गया था देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे के भावना को बढ़ावा देना आर्टिकल 51A क्लाउज E में कहा गया। 51A क्लाउज F में कहा गया। इसमें और भी कहा गया महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं पर त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 51A के तहत हमारी समग्र सांस्कृतिक समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 11 है मौलिक कर्तव्य। टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। जी में कहा क्या गया? प्राकृतिक के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। तो कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हमने किया गया इसमें। ठीक है। चलेंगे 51G हो गया। 51H में देख लीजिए
51H में वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावादी, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। PCS में पूछा गया 2000 में, इसमें कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो लड़के जो था अगर 11 नहीं पढ़े रहेंगे आप तो बता नहीं पाएंगे कि मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन है कौन नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों को सभी को उत्कृष्टता का दिशा का प्रयास करना। बस याद रखें मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है। माता पिता अभिभावक के द्वारा बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के शिक्षा के अवसर प्रदान करना के में कहा गया। ठीक है। आगे देखेंगे मिनरल मिल मामला क्या था, इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है। मौलिक अधिकार राजनिदेशक तत्व के सिद्धांत के बीच आई बैलेंस आधारशिला संवैधानिक में पाया जाता है। ठीक है। केशवानंद भारती मामला 1973 में 13 बेंचों के जजों का मामला था। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती है। 13 जजों का ये फैसला इसमें आया कि जो संसद जो होता है मौलिक अधिकार में तो संशोधन कर सकती है लेकिन जो संविधान की मूल संरचना है, मौलिक अधिकार की जो संविधान की मूल संरचना है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट होने से बचना चाहिए। ठीक है। आगे देखेंगे गोलकनाथ केस 1967 में आया। संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। ठीक है। उन्होंने कहा कि संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती है। 24वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, केवल संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद चाहे तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये 24वां संविधान संशोधन में हुआ था। 25वां संविधान संशोधन तो कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39B(c) लागू करने का प्रयास करता है उसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर शून्य और अमान्य घोषित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया। तो अनुच्छेद 39B(c) अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर शून्य और अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन PCS में इसी बार पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार कर दीजिए। आगे देखेंगे चंपकम दोरेराजन मामला 1915 में मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पर प्रबल होंगे। मौलिक अधिकार में संशोधन योग्य है। मौलिक अधिकार संशोधन योग्य है। किसने कहा था? चंपकम दोरेराजन मामला में ये ऐसा कहा गया था। तो आप समझ गए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 5 देखेंगे। भाग 5 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। द यूनियन भाग 5 में पढ़ेंगे। चलिए द यूनियन पढ़ेंगे अर्थात संघ। क्या पढ़ेंगे? संघ। तो इसमें 5 अध्याय देखेंगे। अध्याय 1 में कार्यकारी है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की चर्चा है, अध्याय 4 में न्यायपालिका की है, संघ की न्यायपालिका है, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा है संघ में। ठीक है। तो हम भाग 5 पढ़ेंगे संघ, द यूनियन। तो 5 अध्यायों की बात करेंगे। इन 5 अध्यायों को याद रखिएगा। अध्याय 1 में कार्यकारी, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद द यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखेंगे भारतीय संघ के प्रमुख होगा, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में ये बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारतीय संघ का प्रमुख होगा और भारत का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है संघ की कार्यकारी शक्तियों की चर्चा होगी। संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 कहता है संघ के रक्षा बलों को सर्वोच्च जो होता है कमान राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमान होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54
राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव किया जाएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। सभी निर्वाचित संसद एवं विधायक शामिल होते हैं, बस एक लाइन में जान सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीत होगी, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अनुपातिक प्रतिनिधि प्लस एकल हस्तांतरित वोट पड़ेंगे, गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। और इसका हमने तो आपको पहले ही इलेक्टेड प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है आर्टिकल 56 के तहत। आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 के तहत पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। भारत में चाहे तो एक व्यक्ति एक बार से अधिक बार राष्ट्रपति का प्रावधान रखा गया, चाहे जितना बार चाहे। उस कार्यालय के लिए पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है, आर्टिकल 57 में कहा गया है। आर्टिकल 58 में क्या 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 अनुच्छेद 58 की बात करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं की बात की गई है। आर्टिकल भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए पात्र हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ का पद का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जॉब जो होता है सरकारी नौकरी ना करता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे गवर्नमेंट संघ सरकार का हो, ठीक है। आप समझ गए। 58 में योग्यताएं की बात करता है। आर्टिकल 59 में 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें होंगी। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है संसद का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे विधानमंडल हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 59 इस पर प्रतिबंध लगाता है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 59 के तहत आर्टिकल 59 में कहा गया कि राष्ट्रपति के जो होता है वेतन भत्ते कभी भी नहीं कम किया जा सकते, ठीक है, आर्टिकल 59 के तहत। आर्टिकल 60 में क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में सदस्यता लेंगे, ठीक है। किसके? राष्ट्रपति को जो होता है मुख्य न्यायाधीश के समस्त जो होता है उपस्थिति में जो होता है शपथ लेना पड़ता है, ठीक है। उसकी अनुपस्थिति में अगर वह अनुपस्थित है तो उपलब्ध उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कोई भी शपथ दिला सकता है। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्च न्यायालय के जो होता है उच्चतम न्यायालय की जो होता कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो जो होता है आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आर्टिकल 60 यही कहता है। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात करता है। संविधान उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाना चाहिए। आरोप संसद के किसी भी सदन में प्राथमिकता दी जाएगी। आरोप जो होता है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ऐसा प्रस्ताव कम से कम 14 दिनों के पूर्व जो होता है नोटिस, लिखित नोटिस के बाद ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति को इसको अवगत कराना होगा 14 दिन पूर्व, ठीक है। सदन के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों पर हस्तांतरित होना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रस्ताव सदन के कुल सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित भी होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, 1/4 लोग तो एक तो हस्ताक्षरित करेंगे, दूसरा 2/3 बहुमत पारित हो जाता है, तभी महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है, ठीक है, चलाई जा सकती है। किस पे? आप राष्ट्रपति पर, आर्टिकल 61 के तहत नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 62 में क्या कहा गया? रिक्त भरने के लिए चुनाव होगा। राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल में समाप्ति में पहले पूरा किया जाएगा। कहने का मतलब होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर समाप्त हो रहा हो उसके पहले ही हमें चुनाव राष्ट्रपति का करा लेना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव राष्ट्रपति को हो जाना चाहिए। मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन के मामले में उपराष्ट्रपति, अगर वो नहीं है तो CJI, वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। इसमें 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास
सज़ा को कम करने, राहत देने या कम करने, या सज़ा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति जो होती है आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति यहाँ किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो आप समझ गए, राष्ट्रपति देख लिए पूरा। भाग 4 में राष्ट्रपति भाग 4 अध्याय 1 आप देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे हम लोग। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। चलिए, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में ही कहा गया भारत एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होगा, लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, आर्टिकल 64 में। ठीक है। 65 में कहा गया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय के आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के दौरान जो था अपने कार्यों का निर्वहन करना, आर्टिकल 65 में इसको कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हमने बता दिया। आर्टिकल 66 की बात करें, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदस्य अर्थात सभी संसद द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरित वोट के द्वारा जैसे राष्ट्रपति किया जाता था। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कहा गया वही उपराष्ट्रपति के। ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्रता भारत का नागरिक 35 वर्ष पूरी कर लिया हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप चुने जाने के योग्य होना चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो अर्थात गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हो, चाहे राज्य सरकार का जॉब हो चाहे स्टेट सेंट्रल का हो। आगे देखेंगे आर्टिकल 67 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 67 क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल की चर्चा की गई। 5 वर्ष से अवधि के लिए पद पर वो रहेगा, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। उपराष्ट्रपति किसको, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। किसी उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत से एक प्रस्ताव के द्वारा उसे पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यहाँ महाभियोग प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। एक उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यकाल में प्रवेश नहीं कर लेता है, तब तक वो पद पर बना रहता है। ठीक है। अगर वो 10 साल लाना चाहे तो 10 साल बने रहे, कोई दिक्कत नहीं, अगला राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा मामला नहीं है, 5 वर्ष से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे अनुच्छेद 68 आर्टिकल 68 में कहा गया उपराष्ट्रपति पद के रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने का समय है। ठीक है। किसी रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण उस पद पर रिक्त को भरने के लिए जो होता है 60 दिनों के भीतर होगा। कितना दिन के, 60 दिन को भीतर हो जाना चाहिए। आगे चलें अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर करेगा। ठीक है। किसके समक्ष, राष्ट्रपति। अन्य अगर वो कार्यालय जाना चाहता है तो पहले वो राष्ट्रपति के समक्ष जो होता है हस्ताक्षर करेगा, तब जाने के योग्य होगा। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति किसी आकस्मिक कार्यों जो आकस्मिक में जो होता है राष्ट्रपति के कार्यों का जो होता है निर्वहन, अगर मान लो मृत्यु हो गया, त्यागपत्र दे दिए, बीमार हो गए, तो वहाँ पर आर्टिकल 70 के तहत उपराष्ट्रपति भूमिका निभाएगा। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित उससे जुड़े मामले हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव सभी संदेहों और विवादों की जांच का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 71 के द्वारा चाहे राष्ट्रपति के चुनाव का मामला हो चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव का, अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में इसका, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो होता अंतिम होगा। याद रखिएगा, उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। आगे चलें, देख लिया आप। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। हेडिंग डालिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे।
चले, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हेडिंग डाल लीजिए। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। किसकी? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद। किस में कहा गया? आर्टिकल 74 में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। जो मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अगर सलाह दी गई है तो किसी भी अदालत में जो होता है जांच नहीं की जाएगी। किसी भी अदालत में जो होता है जांच नहीं की जाएगी, याद रखना। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। पुनर्विचार के बाद जो होता है सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति जो होता है किसी भी मंत्रिपरिषद को बात को जो होता कहता फिर से पुनर्विचार करिए, ये अच्छा कार्य नहीं है। तो अगर मंत्रिपरिषद कहता नहीं ये ठीक है तो राष्ट्रपति जो होता है उसे लागू कर देगा। ठीक है, उसके अनुसार ही कार्य करेगा। ये प्रतिबंध कहा जाता है। आर्टिकल 75 देखेंगे, अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया। मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है, इसमें देखेंगे कुल संख्या मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों में कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किसी भी सदन का सदस्य जो विक्षेपण के अयोग्य है वह मंत्री की नियुक्ति होने के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 75 में कहा गया मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर धारण करेंगे। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आर्टिकल 75 में कहा गया। किसी भी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे पद से शपथ दिलाएगा। याद रखना, कोई मंत्री हो कार्यालय में जाना चाहता उसके पहले वो राष्ट्रपति के समक्ष क्या करेगा? शपथ लेता है। जो लगातार 6 महीने तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह मंत्री नहीं रहेगा। अगर 6 महीने तक जो तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं तो मंत्री नहीं बन सकते। वेतन और भत्ते जो होते हैं संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं, आर्टिकल 75 के तहत। समझ गए? आर्टिकल 75। आर्टिकल 76 में केवल याद रखेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कामकाज का संचालन की बात करता है। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। आर्टिकल 77 में कहा गया भारत सरकार के सभी जो कार्यकारी कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए आदेश एवं दस्तावेज होंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक लेन देन और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाता है, आर्टिकल 77 के तहत। आगे देखेंगे आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद की चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 78 में आप समझ गए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अभी संविधान को हम समाप्त करेंगे, घबराइएगा मत। अगला है संसद। अगला है संसद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए संसद के बारे में हम चर्चा करेंगे। 79 में संसद के गठन की बात करता है। संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद। पहले सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है, फिर पार्लियामेंट होती है संसद, फिर राज्यसभा होती है, फिर लोकसभा होती है, फिर जो होता प्रेसिडेंटल जो होता है इन सभी की भूमिका को निर्धारित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 79 को देखेंगे पहले। चलिए, अनुच्छेद 79 में लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा की गई। लोकसभा निचला सदन, प्रथम सदन और लोगों को सदन कहलाता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 की हुई थी। राज्यसभा को उच्च सदन, द्विसदनी राज्य परिषद या बड़ों का सदन कहा जाता है। ये न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, लोकसभा की प्रथम बैठक 17 अप्रैल 1952
जबकि राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये 79 में कहा गया। आर्टिकल 80 के तहत की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कहाँ से? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 से अधिक प्रतिनिधि इसमें प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, 238 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होते। राज्यसभा परिषद के सीटों के आवंटन और राज्यों के शासित में प्रतिनिधि भरा जाएगा। इसमें याद रखिए आर्टिकल 80 के तहत प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य के विधानसभा से सदस्यों से चुने जाएंगे। ठीक है, राज्यों के परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि को संसद द्वारा जो होता है कानून के द्वारा चुना जाएगा। ये भी याद रखना आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 81 में क्या करेंगे? लोकसभा की संरचना के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 80 लोकसभा की संरचना के बारे में। राज्यों में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। 530 से सदस्य अधिक नहीं हो सकते, याद रखना। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि के 20 सदस्य अधिक नहीं हो सकते, याद रखना। लोकसभा में राज्यों से 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, याद रखना। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीटों की संख्या इस प्रकार आवंटित की जाएगी किसकी संख्या और जनसंख्या सभी राज्यों के समान हो। ठीक है, आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात करता है। ठीक है, 82 में। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि की चर्चा। राज्य परिषद विघटन के अधीन नहीं होगा। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लोकसभा नियत तारीख से 5 वर्ष तक जारी रहेगी, फिर भंग हो जाएगी। आर्टिकल 83 में कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। 84 में क्या कहा गया? संसद सदस्य की योग्यता की बात कही गई है। भारत का नागरिक हो। राज्य परिषद के मामले में 30 वर्ष से कम ना होना चाहिए। लोकसभा मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, योग्यता तो हमने आपको बता ही दिया है। आर्टिकल 85 संसद के सत्र की बात करता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाएगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को एक साथ समावेत या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, चाहे वह संसद में लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में हो। ठीक है, यह आर्टिकल अर्थात संयुक्त बैठक कर सकता है। सदन के भी किसी भी सदन को जो होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपने संदेश को भेज सकता है, या कोई मामला लंबित पड़ा हो उस पर जो होता है इस विधेयक के संबंध में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 आर्टिकल 87 की बात करते हैं। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक संबोधित करेगा। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा की जो होता प्रथम जो सत्र प्रारंभ होगा, प्रारंभ में जो होता है राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 87 के तहत उसे अधिकार है कि वह राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है। ठीक है, आर्टिकल 88 की बात करें। आर्टिकल 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है। प्रत्येक मंत्री अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद पर आधार पर वोट देने का अधिकार नहीं। अटॉर्नी जनरल को सदन के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार तो होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 88 में कहा गया।
ये भी क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया। देख रहे हैं, आप जब पढ़ लेंगे तो गारंटी देते हैं कि पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल 122 थोड़ा सा देख लीजिएगा। अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी। जो तक संसद में अगर कोई कार्यवाही होती है तो उसकी जांच अदालत को नहीं कहा दिया गया। आर्टिकल 122 में कहा गया कि अगर संसद में कोई कार्रवाई होती है तो उस पर अदालतें जो होती जांच करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संसद। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। चलेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय, पहले पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की चर्चा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। किसी भी सदन के पदखंड से 4 में दिए गए तरीकों से हटाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, आर्टिकल 24 में कहा गया कोई व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं होगा। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के योग्य नहीं होगा। कब? जब तक कोई भारत का नागरिक ना हो, किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, तब वो न्यायाधीश बन सकता है। किसी उच्च न्यायालय में ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तब वो उच्च न्यायालय का जो होता है न्यायाधीश बन सकता है। राष्ट्रपति के राय में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ये योग्यता है। तभी इतनी योग्यता में आपके पास है तब जाके आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। संसद के अभिभाषण द्वारा पारित राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। उस सदन की कुल सदस्यता की बहुमत द्वारा समर्थित या किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार और अक्षमता के सबूत के आधार पर इसे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे देखेंगे, आर्टिकल 124, राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ ग्रहण करता है न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय को कोई भी न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में पैरवी नहीं करेगा। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, अगर वो रिटायर भी हो जाता है, वो किसी भी न्यायालय में पैरवी करने का अधिकार उसको नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इसको भी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, आर्टिकल 124 के बाद आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में कहा गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का भुगतान संसद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, विशेषाधिकार और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। आगे चलेंगे, आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करेगा। आर्टिकल 126, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारण से रिक्त या अनुपस्थित हो तो कर्तव्य का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के द्वारा किया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 26 में कहा गया। आर्टिकल 27 में 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कोरम किसी सत्र को आयोजित करने या जारी करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में न्यायालय की बैठकों की उपस्थिति के लिए लिखित रूप से अनुरोध ये कर सकता है। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 27 में न्यायाधीश का कर्तव्य जिसे इस प्रकार नामित किया गया है कि अपने कार्यालय में अन्य कर्तव्यों की प्राथमिकता में। ठीक है, आर्टिकल 127। आगे चले, आर्टिकल 128 अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति राष्ट्रपति के सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यह भी याद रखना।
आर्टिकल 29 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उसके पास न्यायालय की भी सभी शक्तियाँ होंगी। उसके पास न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी सर्वोच्च न्यायालय के पास। आर्टिकल 30 में कहा गया 130 में सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा। किसी अन्य स्थान पर जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर मंजूरी देता है किसी भी अन्य स्थान पर मुख्य न्यायाधीश उसकी नियुक्ति कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखें, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार की चर्चा की गई है। इस संविधान प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी विवाद में मूल क्षेत्राधिकार होगा। याद रखिएगा, इसमें मूल क्षेत्राधिकार में भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में हो, भारत सरकार किसी राज्य या राज्य के बीच एक तरफ और एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच में अगर विवाद मामला हो तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता। दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है। संवैधानिक मामलों में, किसके मामले में? संवैधानिक मामलों में। 133 में देखेंगे, सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है। संपत्ति विवाद, तलाक आदि मामलों में। आर्टिकल 134 में आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है। चोरी, हत्या, आरोप आदि के मामले में जो था अपीली क्षेत्राधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 134 के तहत। आर्टिकल 135 के तहत मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएगी। जो कानून है संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों को जो होता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगे। जब तक संसद कानून द्वारा प्रावधान नहीं करती है तब तक सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां होंगी जिन पर अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 134 का प्रावधान लागू नहीं होते हैं। याद रखिएगा, 133 और 134 का प्रावधान आर्टिकल 133 में और आर्टिकल 134 पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे, आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से किसी भी कारण से किसी भी निर्णय, आधिकारिक आदेश, निवारण, सजा आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 136 के तहत। आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेशों की समीक्षा की बात कही गई है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत संसद किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास समीक्षा करने की शक्ति होगी। याद रखना, अनुच्छेद 138 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार की चर्चा करता है। संघ सूची किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास जो था अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां होंगी। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में भारत जो होता सरकार किसी राज्य सरकार के समान जो होता अतिरिक्त क्षेत्राधिकार और शक्तियां रखी गई हैं। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है, संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्देश, आदेश, रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। अनुच्छेद 140 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां हैं। संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति देने का प्रावधान कर सकती है। संसद कानून के द्वारा जो था सर्वोच्च न्यायालय को अनुमति देने का प्रावधान कर सकती है आर्टिकल 140 में। आर्टिकल 41 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालत पर बाध्यकारी होंगे।
जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कानून घोषित बनाया जाएगा वो सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के द्वारा बाध्यकारी होंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक आदेश और आदेशों का परिवर्तन, खोज आदि के संबंध में आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आधिकारिक आदेश पारित कर सकता है और आदेश दे सकता है। आर्टिकल 142 के तहत संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई भी आदेश देने की पूरी शक्ति नहीं होगी, पूरी शक्ति होगी, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उस परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। यदि राष्ट्रपति ऐसा प्रतीत होता कि कानून का कोई प्रश्न उठ गया हो तो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उस प्रश्न को जो होता है उच्चतम न्यायालय भेज सकता है और न्यायालय में सुनवाई के बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी राय बता सकता है। राष्ट्रपति को जो होता है अपनी राय सर्वोच्च न्यायालय बता सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 में कहा गया ऐसा प्रावधान मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 144 में नागरिक न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना होगा, ठीक है। भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ये आर्टिकल 144 में कहा गया। तो आप समझ गए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इतने आर्टिकल्स पढ़े गए हैं, इतने आर्टिकल्स पढ़े गए हैं, ठीक है। हम लोग इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं। आप चलते हैं हम लोग उच्च न्यायालय की चर्चा कर लेते हैं। चलिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में राज्यों के एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेखों को न्यायालय के रूप में किया जाएगा। 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किया गया। एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य ऐसे न्यायाधीश होंगे जिनके बारे में संसद निर्णय ले सकती है। आर्टिकल 217 में कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्तियों और शर्तों की बात कही गई है। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श राष्ट्रपति के रूप में न्यायिक आवश्यक दाखिल कर सकते हैं, कोलोजियम के सिस्टम। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान पद ही हटाए गए हैं। दुर्व्यवहार साबित हो या अक्षमता के आधार पर हो, योग्यता 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय की वकालत करते हो या 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई भी प्रावधान उच्च न्यायालय के द्वारा लागू होगा। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को द्वारा शपथ और ज्ञान दिया गया है, राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दिलाएगा 219 में। आर्टिकल 220 में अस्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है, याद रखना, प्रैक्टिस वह नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन है। वेतन राज्य के संचित निधि पर लागू होता है, पेंशन भारत के समेकित निधि पर लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होगा सीजीआई के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, याद रखना, किसके? सीजीआई परामर्श के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 233-23 कार्यवाहक मुख्य रूप से राष्ट्रपति न्यायाधीश, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा, ठीक है, इसमें चर्चा की गई है, याद रखना 223 में। आगे देखेंगे आर्टिकल 225 की बात करेंगे। आर्टिकल 225 मौजूदा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, राज्यपाल को सलाह की ज़रूरत नहीं होगी, राज्यपाल को सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। मूल क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, रीट जारी करने का, उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में व्यापक रूप की चर्चा की गई। आर्टिकल 226 का पिता रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति की चर्चा है। 226 के तहत वो रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय रीट उच्चतम न्यायालय के रीट से अधिक व्यापक है, हमने बता दिया है।
ठीक है। उच्च न्यायालय कानून मौलिक अधिकार पर रीट जारी कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय रीट जारी करने से इनकार कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय जो होता है रीट जारी करने से इनकार कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। आर्टिकल 227 में उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 230 न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार होगा, संघ शक्ति के विस्तार होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार में स्थित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार जाएंगे। कोच केरल का उच्च न्यायालय लक्षद्वीप है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय दमन दीव है। मद्रास का उच्च न्यायालय जो होता है पौंडुचेरी। नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना की बात हो सकती है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कहा गया है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र और गोवा का एक समान उच्च न्यायालय महाराष्ट्र उच्च न्यायालय है। यहाँ पर गोवा भी जाता है और महाराष्ट्र के भी लोग जाते हैं। ठीक है। 231 के तहत 7वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 233 में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 234 के तहत। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संवैधानिक निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। संवैधानिक निकाय भारत का महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। संवैधानिक निकाय पहले हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत अनुच्छेद क्षेत्र में भारत का महान्यायवादी भारत का अटॉर्नी जनरल होगा। देश का सर्वोच्च कानूनी या देश का जो होता है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी माना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का योग्य होता है। वेतन शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होगा, इसकी कर्तव्य क्या होता है, कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होने के लिए आवश्यकता पड़ने पे भारत सरकार के संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। ठीक है। अधिकार क्या है, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। संसद कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार है महान्यायवादी को। वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। संसद सदस्यों को उपलब्धि सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारत के महान्यायवादी को प्रदान की जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के प्रथम महान्यायवादी एम सीतलवाड़ हैं। वर्तमान में आर वेंकट रमणी हैं। अब बताइए कौन है। ठीक है। ये संवैधानिक निकाय है। दूसरा संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग। चलेंगे कैग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय निकाय है। ठीक है। कैग में अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जनता के धन का संरक्षक माना जाता है कैग को। ठीक है। महालेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसे पद से हटाया जाने की प्रक्रिया है। ठीक है। कैग को पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता। वेतन संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। अनुच्छेद 149 के तहत संसद कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित कर सकती है। भारत की समेकित निधि भारत के आकस्मिक निधि से संबंधित सभी व्यय संबंधित जो होता है ऑडिट करना होगा। ठीक है। किसी भी कर या शुद्ध शुल्क प्रक्रिया को पता लगाने में प्रमाणित होना होगा। ठीक है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खाते उसी प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं। आर्टिकल 151 में राष्ट्रपति को ऑडिट सपोर्ट है।
ठीक है, आगे चलें। वित्त आयोग, हेडिंग डालेंगे वित्त आयोग। देखेंगे अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, अर्ध न्यायिक निकाय है, राष्ट्रपति के द्वारा गठित है, संसद द्वारा रचना की गई है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, संसद उनकी योग्यता निर्धारित करती है। सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाले अध्यक्ष के रूप में एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा। ठीक है, विशेषज्ञ ज्ञान हो किसमें, वित्त लेखा में, अर्थशास्त्र में, आर्थिक मामलों में, तब वित्त विभाग का अध्यक्ष बनेगा। कार्य राष्ट्रपति की सिफारिश करना, राष्ट्रपति को सिफारिश करना, राष्ट्रपति पे बाध्यकारी नहीं होता। केंद्र राज्यों के बीच में शुद्ध आय का वितरण करता है। ठीक है, वित्त आयोग केंद्र राज्यों को जो तक किसी भी प्रकार का अनुदान देने की सहायता करता है। राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के बीच संसाधन के समान वितरण में धनराशि एकत्रित उसमें बदलाव के लिए किए गए हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कार्य इसका, किसका, वित्त आयोग का। वित्त आयोग जो था प्रथम वित्त आयोग केसी योगी, 15वें ये के सिंह है। ठीक है, आगे देखेंगे निर्वाचन आयोग, इम्पोर्टेंट है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग देखेंगे अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय है। केंद्र राज्य दोनों सरकारों के लिए उभयनिष्ठ है। संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालयों के देखभाल इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और जो जिसकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 6 से और 65 जो भी पहले हो उसे किया जा सकता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त की शक्तियाँ प्रशासनिक, सलाहकार और अर्ध न्यायिक होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समान पद में हटाए जाने की प्रक्रिया है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल सुरक्षा प्रदान की जाती है, याद रखना। आगे चलेंगे, NCSC अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, इनका प्रावधान अनुच्छेद 338 66वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। ठीक है, NCST या NCSC और अलग हो गए, दोनों जो होता है अलग हो गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, 238A के तहत जो होता है NCST है और 238B के तहत NCBC हैं। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किसकी, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट UPSC, ठीक है, SPSC और JPSC। आर्टिकल 315 के तहत संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे। UPSC संघ लोक सेवा आयोग की 315 में, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है और संयुक्त लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है आर्टिकल 315 में। ठीक है, अनुच्छेद 316 के तहत सदस्यों की नियुक्ति के कार्यकाल हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी। UPSC और JPSC की नियुक्ति और SPSC राज्यपाल के द्वारा की जाएंगी। ठीक है, SPSC के लिए मतलब राज्य लोक सेवा को राज्यपाल करता है। अवधि जो होती है, अगर इसकी अवधि की बात करते हैं तो UPSC के लिए 6 या 65 साल जो भी हो, SPSC और JPSC के लिए 6 या 62 साल है। ठीक है, UPSC और JPSC राष्ट्रपति को और SPSC जो होता है गवर्नर को, राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग किसी भी सदस्य को हटाना या निलंबित करना आर्टिकल 317 में कहा गया है। ठीक है, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा, दिवालिया हो या संवैधानिक रोजगार में लगा हो या वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या दुर्व्यवहार के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हमने इसको जो होता है समाप्त कर दिया है। अब देखेंगे, आप एक बार इसी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसका एक छोटा सा और पार्ट है पंचायती राज से संबंधित, उसको जो होता हम करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इसको रिपीट करिएगा,
इसके बाद कमेंट में बताइएगा और भी कोई सब्जेक्ट का शॉर्टकट नोट्स चाहिएगा तो बताइएगा, और भी शॉर्ट सीरीज बना करके 3-4 एक ही दिन में बताइएगा, आज बताइएगा 3-4 नोट्स हम बनाकर डाल देंगे। ठीक है।